जाएगा, ठीक है। और साथ में एक पासवर्ड मिलेगा जिससे आप लोग इन पीडीएफ को खोल सकते हो और या चाहे तो इनको प्रिंट भी करा सकते हो अपने पास से, ठीक। तो मैंने आपको तरीका बता दिया, ये नोट्स आपको कैसे मिलेंगे और कोई बुक लेने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। चलिए अब बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, एनसीएफ 2005 के ऊपर बात करते हैं। देखिए एनसीएफ 2005 जैसे कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है, सभी चीजें मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, यानी जो हमारे देश की जो पाठ्यचर्या करिकुलम है उसकी रूपरेखा कैसी होनी चाहिए, तो यही बात एनसीएफ 2005 के अंदर दी हुई है। देखिए चौथा एनसीएफ है जो आपका 2005 में आया था, इससे पहले आपका 2000 में आया था, 2000 में आया था, कांग्रेस के टाइम पर आया था, मेरे सॉरी बीजेपी के टाइम पर आया था, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर आया था, फिर उसको संशोधित कर दिया था जिस टाइम पर कांग्रेस आई थी मनमोहन सिंह की सरकार में। उससे पहले 1988 में आया था और उससे पहले 1975 में आया था। तो अभी तक 4 एनसीएफ आ चुके हैं और जो सबसे लेटेस्ट एनसीएफ है वो आपका एनसीएफ 2005 है। बेसिकली इसके अंदर भी इसको संशोधित करने की बात काफी टाइम से चल रही है। जब आप लोगों की गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो आपकी ट्रेनिंग भी होगी, जैसे मुझे याद है कई साल पहले मेरी एक ट्रेनिंग हुई थी एनसीएफ से जुड़ी हुई, तो इसमें काफी पॉइंट के ऊपर डिस्कशन किया गया था और काफी चर्चाएं की गई थी, लेकिन शायद कोविड की वजह से वो डिले हो गया अभी तक, वरना इसके अंदर भी संशोधन होना आपका बाकी है एनसीएफ 2005 के अंदर। लेकिन अभी कुछ नहीं हो रहा, जितनी चीज आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूं और जो इस एनसीएफ के अंदर लिखी हुई है वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है, ये थोड़ी चीजें मैंने आपको अलग से बता दी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एनसीएफ के बारे में, थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी लेते हैं और खासकर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके आते हैं पेडागोजिकल टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, लेकिन थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में जान लीजिए, आपको पता होना चाहिए एनसीएफ क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। जैसे मैंने आपको बता दिया चौथा एनसीएफ है ये। देखिए ये इस तरीके से एनसीएफ को चाहे तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो, 180 पेज की पीडीएफ मिलेगी आपको। इस 180 पेज के पीडीएफ को आप लोग इसको चाहे पूरा भी पढ़ सकते हो, वरना जो इसका निचोड़ है 180 पेज का जो निचोड़ है वो आज की वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। देखिए मेरा एक स्टूडेंट है, उसके 130 प्लस नंबर आए थे सीटेट के अंदर, ठीक है। काफी स्टूडेंट है जो 130 प्लस ला चुके हैं, तो उनमें से एक स्टूडेंट ने मुझे बताया था कि सर जो मैंने पेडागोजी करी थी तो पेडागोजी के लिए मैंने एनसीएफ पूरा अच्छी तरीके से पढ़ा था डिटेल में, और उसके साथ में आपकी क्लास देखी थी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करे थे, बस, और मैंने कुछ नहीं करा पेडागोजी को सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो एनसीएफ देखिए मैंने कहा पेडागोजी का बेस है एक तरीके से, अगर आज यहां पर आप चीजें समझ गए तो समझ लेना आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक। तो चाहे तो 180 पेज की पढ़ सकते हो, वरना शॉर्टकट तरीका है, आज की वीडियो सारी देख लो, समझ लो, आपका काम हो जाएगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे उसके अंदर। तो देखिए ये होता है आपका एनसीएफ, और ये होता है बेसिकली एक दस्तावेज होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ऐसे सब्जेक्ट पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या पढ़ाना है और किस प्रकार से पढ़ाना है। इस एनसीएफ के अंदर ये बात बताई गई है कि भाई बालकों को आप कैसे पढ़ाना है और किस तरीके से पढ़ा सकते हो, किन किन विधियों के माध्यम से पढ़ा सकते हो, ठीक है। तो इन सभी की डिटेल इस एनसीएफ के अंदर दी गई है जो आपका एनसीएफ 2005 है, ठीक। ये आपको समझ में आ गया। बेसिकली जॉब लगने के बाद आपकी ट्रेनिंग भी होगी काफी, लेकिन सभी ट्रेनिंग के अंदर आपको सारी जानकारी नहीं मिल सकती, इसके अंदर काफी चीजें बताई गई है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम में आता है। अगला पॉइंट आपको दिया हुआ है कि एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है। सीटेट में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, टेट वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं यहां पर। एनसीएफ की रूपरेखा का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं में, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दी गई है, सीटेट में बहुत बार क्वेश्चन आया है। हमारे देश की संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है। कौन सी भाषाओं का? 22 भाषाओं का, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, असमिया, कोंकणी, बोडो और बहुत सारी है, मराठी, मुझे भी पूरी 22 अभी एकदम ध्यान नहीं आ रही। तो ये पूरी की पूरी जो 22 भाषा है इसमें इसका अनुवाद किया गया एनसीएफ 2005 का। 22 भाषा को अच्छे तरीके से याद कर लेना, आपके सीटेट के एग्जाम में खासकर जो आपकी लैंग्वेज होती है, हिंदी होती है चाहे संस्कृत होती है, उसमें क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, ठीक है। तो उसमें इसका अनुवाद किया गया है। एनसीएफ 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया। देखिए प्रोफेसर यशपाल एक 1992 में एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी के अंदर कई शिक्षाविद थे हमारे देश के, तो उनकी जो अध्यक्षता करी थी वो करी थी प्रोफेसर यशपाल ने, शिक्षा से संबंधित जो कमेटी बनाई थी। इस कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी वो रिपोर्ट आई थी 1993 में। इस रिपोर्ट को पेश करा था प्रोफेसर यशपाल ने, और उसको रिपोर्ट का क्या नाम था? लर्निंग विदाउट बर्डन। उस रिपोर्ट का नाम था लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के। मतलब जो बच्चों को हम शिक्षा दे रहे हैं उसमें बोझ का क्या काम। आपने देखा होगा जब हम लोग स्कूल के अंदर जाते थे खूब हमारे बैग भरे भरे रहते थे, लेकिन उन्होंने कहा इतने भरे हुए बैग की क्या जरूरत है,
बैग के वजन को कम करा जाए, और बेसिकली जो शिक्षा दी जा रही है वो ऐसी शिक्षा दी जाए जिसमें बच्चों को क्वांटिटी में, यानी जो लोड ना पड़े, जिसमें बच्चा चीजें ज्यादातर ग्रहण कर सके, समझ सके। ठीक है, तो हमारे तो खूब कंधे टुटवा दिए, लेकिन आज की डेट के अंदर ये वाली बात कही जा रही है, लर्निंग विदाउट बर्डन की, शिक्षा बिना बोझ के कही जा रही है। हालांकि प्राइवेट स्कूल वाले अब भी नहीं सुनते। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। ये थोड़ी डिटेल मैंने आपको एनसीएफ 2005 के बारे में बता दी क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें होता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है और किस तरीके से पढ़ाना है, और बाकी उसकी पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दे दी। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब उसके बाद बात करते हैं एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शी सिद्धांत की। यहां लगा लो वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इन्हीं में से कम आपके 2 से लेकर 3 नंबर कंफर्म आने आपके एग्जाम में। एनसीएफ के जो 5 मार्गदर्शी सिद्धांत है, जो 5 प्रिंसिपल है एनसीएफ के, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इन 5 को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जब आप लोग एनसीएफ पढ़ते हो तो उसके पेज नंबर 5 से ये दिए हुए, कुछ पेज नंबर 5 पर है, कुछ पेज नंबर 6 पर है। तो एनसीएफ के जो 5 मार्गदर्शी सिद्धांत है, इनके बारे में जानिए। अब मैं एक एक करके आपको समझाता हूं। ठीक, देखिए एनसीएफ कहता है, पहला जो सिद्धांत है, एनसीएफ कहता है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। मतलब जो टीचर क्लासरूम के अंदर या स्कूल के अंदर जो भी बच्चों को पढ़ा रहा है, जो भी बच्चों को सिखा रहा है, जो ज्ञान दे रहा है, उसको उसके बाहरी जीवन से जोड़कर पढ़ाना चाहिए, उसकी डेली की एक्टिविटीज से जोड़कर पढ़ाना चाहिए, दैनिक गतिविधियों से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। इस बात को एनसीएफ कहता है। देखिए, छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा सबसे पहले उन चीजों को सीखता है जिन चीजों के बारे में वो जानता है, जिन चीजों का उसको अनुभव है, जो चीजें उसके डेली की एक्टिविटीज में होती है, उनको सीखता है। मान लीजिए बच्चों को आप क्लासरूम में जानवरों के बारे में पढ़ा रहे हो, तो सबसे पहले ऐसे जानवरों के बारे में बताओ जो जिनके बारे में बच्चा जानता है। ठीक है, जैसे कुत्ते के बारे में बता दिया, गाय के बारे में बता दिया, इस तरीके से उनके बारे में बताइए। ठीक है, तो ज्ञान को, जो भी नॉलेज होती है, उसको स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़कर पढ़ाना चाहिए, दैनिक गतिविधियों से जोड़कर उसको पढ़ाना चाहिए। पहला सिद्धांत आपका ये कहता है। दूसरा सिद्धांत कहता है कि पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, यानी कि रोट लर्निंग से मुक्त किया जाए। इस बात को एनसीएफ भी कहता है, इस बात को आपके सीबीएसई वाले भी कह रहे हैं अब कि अब जो सीटेट के अंदर क्वेश्चन आएंगे, अब आपके रोट लर्निंग पर आधारित नहीं होंगे कि आपने क्वेश्चन का आंसर याद कर लिया, एग्जाम में आ गया, बात खत्म। अब आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आपके ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको चीजों की समझ है तो आप लोग उसका आंसर दे पाओगे। सेम उसी बात को एनसीएफ 2005 भी कहता है कि बच्चों को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। जैसे बच्चों को कहा बेटा टेबल सुना दो की, तो वो सुना देता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कुछ भी सुन लो उससे। कविता सुन लो, कविता सुना देगा, लेकिन कविता का अर्थ पता नहीं होगा, दुनिया भर की कविता सुन लो। तो एनसीएफ कहता है कि बच्चों को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। ये आपके सीटेट में, पेडागोजी में बहुत पूछा जाता है। जहां पर भी आपको रोट लर्निंग की, मेमोराइज की, स्मरण की, याद करने की बात आ जाएगी, ये आपका नेगेटिव टैग वर्ड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 2 सिद्धांत कंप्लीट हुए। उसके अलावा तीसरा सिद्धांत कहता है आपका कि जो पाठ्यचर्या होता है, यानी जो करिकुलम होता है, तो जो करिकुलम होता है, पाठ्यचर्या होता है, वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, यानी टेक्स्ट बुक सेंटर्ड नहीं होना चाहिए। वो हमेशा कैसा होना चाहिए? वो हमेशा होना चाहिए बाल केंद्रित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज है बाल केंद्रित। देखिए, जितनी भी चीजें हो रही है, आप लोग पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है या फिर मिनिस्टर है या स्कूल के अंदर प्रिंसिपल है, XYZ, जितने भी संसाधन है या जितने भी लोग हैं, वो सब किसके लिए काम कर रहे हैं? वो काम कर रहे हैं बच्चे के लिए। तो जो शिक्षा भी है वो कैसी होनी चाहिए? वो सिर्फ बाल केंद्रित होना चाहिए। अगर कोई भी चीज आ रही है शिक्षा में और वो बच्चे के लिए हितकारी नहीं है, चाहे कितनी भी बढ़िया हो, तो समझ लेना वो यूजफुल नहीं है, बेकार है वो बिल्कुल। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, ना तो पाठ्यचर्या केंद्रित होगा, ना पाठ्य पुस्तक केंद्रित होगा, ना टीचर केंद्रित होगा, सिर्फ बाल केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कही जाएगी। यह आपका तीसरा मार्गदर्शी सिद्धांत है। चौथा सिद्धांत है, जो पेपर होते हैं, परीक्षा होती है, उसको ज्यादा फ्लेक्सिबल यानी लचीला बना जाए। अब पहले क्या होता था, जैसे आप और हम लोग थे, 6 महीने बाद या 1 साल के बाद पेपर हो गया, मान लो हमारे एक एग्जाम में 100 में 33 नंबर आ गए, या किसी बच्चे के 33 नंबर आ गए 100 में से, तो बच्चा पास तो हो जाएगा, लेकिन उसको पूरी नॉलेज नहीं मिल पाएगी। ठीक है, लेकिन अब क्या कहा गया है कि जो पेपर होते हैं, जो परीक्षा होती है, उसमें लचीलापन रखो, मतलब बीच बीच में पेपर रहते रहो। और सबसे बढ़िया तरीका असेसमेंट फॉर लर्निंग, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान लेते रहो। अगर मैं आपसे भी क्वेश्चन पूछ लूं, एनसीएफ को किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया, तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, ठीक है, तो आप लोग कुछ बता दोगे, प्रोफेसर यशपाल का नाम, कुछ लोग नहीं बताओगे, जो नहीं बताओगे उनको मैं दोबारा समझा दूंगा। तो इस तरीके से जो बच्चों के पेपर कराए जा रहे हैं, जो बच्चों के टेस्ट लिए जा रहे हैं, असेसमेंट किया जाता है, उसको फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये बात हो गई। और कक्षा की गतिविधियों से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। उसके अलावा 5वां मार्गदर्शी सिद्धांत है कि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जा सके। एनसीएफ कहता है चाहे बच्चा पढ़े लिखे या चाहे कुछ भी ना हो,
चाहे उसने अपने जीवन में कुछ भी अचीवमेंट हासिल ना करा हो, पर कम से कम वो एक अच्छा नागरिक बन जाए, ये हमारी प्राथमिकता है। आपने देखा होगा खासकर सरकारी स्कूल के बच्चों में, आप लोग पढ़े भी होंगे, पंखा तोड़ दिया, स्कूल की जो खिड़की होती है वो तोड़ दी, डेस्क वगैरह तोड़ दी, और जब यही बच्चे बड़े होते हैं तो आगे जाके बस तोड़ते हैं, ठीक है, सरकारी बिल्डिंग जो होती है उसमें आग लगा देते हैं। तो इन सब चीज से बचाव के लिए एनसीईआरटी कहता है बच्चों को आप ऐसी एजुकेशन दो कि वो राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी बन सके, कम से कम एक अच्छा नागरिक बन सके अपने देश का। ये 5 मार्गदर्शी सिद्धांत है, इन 5 में से कम 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आना है, इसको देख लीजिए, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वरना नोट्स के अंदर ये सब मैंने डाला हुआ है, आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया बिल्कुल आपको 5 मार्गदर्शी सिद्धांत की। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एनसीईआरटी 2005 के अंदर और क्या क्या चीजें लिखी हुई है। ठीक, उसके अलावा मैंने कहा ना एनसीईआरटी अब आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज की वीडियो देख लेना, आपका काम खत्म हो जाएगा। अब एक एक करके सभी सुझाव के ऊपर बात करते हैं। देखिए पहला पॉइंट इसके अंदर आ गया कि बालक, मेरा मोबाइल बंद क्यों हो जाता है बीच में, कमेंट इनके दिखने बंद हो जाते हैं, चलिए आपके कमेंट बंद हो जाते हैं। पहला पॉइंट इसके अंदर आ गया कि बालक सक्रिय है, यानी बच्चों को एक्टिव माना है, और वह स्वयं से जाने और सीखे और नई नई चीजों को आजमाए। देखिए सबसे पहली मेन चीज जो सीटेट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बच्चे को या बच्चे से जुड़े किसी भी चीज को एक्टिव रूप से मानना है, कभी भी पैसिव यानी निष्क्रिय नहीं समझना। जब तक बच्चा एक्टिव नहीं होगा तब तक सीखेगा कैसे? आप लोग एक्टिव हो, आपको अपना एग्जाम पास करना है, इसलिए आप लोग अपना ध्यान यहां पर लगा रहे हो। ठीक है, अगर एक्टिव नहीं होगे, निष्क्रिय हो जाओगे, पैसिव हो जाओगे, तो आप लोग सीख नहीं पाओगे। अगर मैं भी एक्टिव नहीं हुआ तब भी नहीं सीख पाओगे। तो दोनों का ही लर्निंग के लिए दोनों का ही एक्टिव होना जरूरी है, टीचर का भी और स्टूडेंट का भी। ठीक है, और बच्चा नई नई चीजों को आजमाए, जोड़ तोड़ करे और गलतियां करे। एक और लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बच्चे की जो गलतियां होती है, जो एरर्स होते हैं, जो बच्चे की गलतियां होती है, एरर्स होते हैं, वो बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। किसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं? सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण भाग होते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा होती है जो गलतियां होती है। आप लोग मुझे सिंपल से एक बात बताओ, अगर छोटा बच्चा गलतियां नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे? गलती करेगा, फिर टीचर को पता चलेगा कि बच्चे ने कहा गलती करी है, फिर उस गलती का निदान करके फिर उसको उपचारात्मक शिक्षण देगा। तो गलती का होना बहुत जरूरी है, और दुनिया के अंदर कोई ऐसा आदमी है जो गलती ना करता हो। मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं, छोटा बच्चा भी करेगा। तो इसलिए सीखने के लिए गलतियों का होना बहुत जरूरी है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक बड़ा महत्वपूर्ण भाग होती है जो बच्चे की गलतियां होती है। ठीक है, देखिए 2 बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट यहां से निकले और सीटेट के एग्जाम में भर भर कर यहां से आते हैं। पहला कि बच्चे या बच्चे से जुड़े किसी भी चीज को आपको सक्रिय यानी एक्टिव मानना है, और दूसरा जो बच्चे की जो गलतियां होती है उसको बड़ा महत्वपूर्ण मानना है। ठीक है, एक लाइन से आपके 2 बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट यहां से निकल कर आ गए। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है। अगला दिया हुआ है कि जो सीखना होता है यानी जो लर्निंग होती है वो सक्रिय है। बिल्कुल सही बात है भैया, आप लोग एक्टिव हो तभी तो सीख रहे हो। मान लो आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो और यहाँ कमेंट बॉक्स में मोना सोना के कमेंट देने में लगे हो, उनके रिप्लाई देने में लगे हो। अगर आप एक्टिव नहीं हो तो क्या आप सीख पाओगे? नहीं सीख पाओगे। तो इसलिए आपको एक्टिव होना पड़ेगा। किसके लिए? सीखने के लिए। तो सीखना क्या है? एक्टिव है। और दूसरा सीखना क्या है? सामाजिक गतिविधि है। सीखना क्या है? सामाजिक गतिविधि है। जितने भी पॉइंट मैं आपको लिखा रहा हूं ना, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए, इसलिए मैंने कहा ये एनसीईआरटी का निचोड़ मैं आपको बता रहा हूं। किसी भी लाइन को छोड़ना मत आप लोग। ठीक है, पहली चीज सीख गए कि सीखना क्या है? एक्टिव है। जब तक एक्टिव नहीं बनोगे सीखोगे नहीं। और सामाजिक गतिविधि भी है। सामाजिक गतिविधि कैसे है? अब देखिए आप लोग कैसे सीख रहे हो। आप लोगों को कौन सिखा रहा हूं? मैं सिखा रहा हूं। तो मैं किसका पार्ट हूं? मैं एक समाज का पार्ट हूं। तो सामाजिक गतिविधि के माध्यम से आप लोग सीख रहे हो। ठीक है, सोसाइटी से इंटरेक्ट करके आप लोग सीख रहे हो। जैसे जो छोटा बच्चा होता है कोई भी चीज सीखता है सबसे पहले अपने परिवार से सीखता है। जैसे उसकी मदर टंग होती है तो परिवार के जो अपनी मातृभाषा होती है, वो परिवार की जो भाषा होती है उसका अनुकरण करके बच्चा अपनी मातृभाषा सीख जाता है, फिर स्कूल के अंदर चीजें सीखता है। तो इसलिए सीखने के लिए सोसाइटी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। सोसाइटी से इंटरेक्ट करके बच्चा सीखता है। आप लोग अभी तक सीख रहे हो। ठीक है, कोई भी बड़ा होकर सोसाइटी से ही सीखता है। सीखने में यांत्रिकता यानी यांत्रिकता नहीं होनी चाहिए। यांत्रिकता मतलब कोई टॉपिक को मान लो एक ही बार मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूं, या कोई कंसेप्ट को एक बार समझा रहा हूं और कुछ भी उसमें नया नहीं कर रहा, तो बच्चा बोर हो जाएगा। और कोई सी भी क्लास में अगर बच्चा बोर हो रहा है तो समझ लीजिए वो क्लासरूम आपकी क्या है? बेकार है। वहां पर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का कोई काम नहीं हो रहा है। ठीक, अगला पॉइंट आपको दिया हुआ है कि सीखने को डर और अनुशासन, ठीक है, इसकी जगह आनंद व संतोष से जोड़ा जाए। अब देखो अपने स्कूल के टाइम में जाओ आप लोग, जब हम लोग पढ़ते थे स्कूल के अंदर तो हमको सबसे पहली चीज दिखाई जाती थी डर,
कि बेटा अगर ये काम नहीं करा, ये इस तरीके से काम नहीं करा, तो तेरी कल टांगे तोड़ दी जाएगी, या 2-3 थप्पड़ गाल पर आते थे। ठीक है, आज की डेट में आप बच्चों को डर नहीं दिखा सकते किसी भी तरीके का। ठीक, उसके अलावा ना ही बच्चों को आप डिसिप्लिन के अंदर रख सकते हो। सीटेट के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि बच्चों को अनुशासन में बनाए रखे, बच्चों को कठोर अनुशासन में बनाए रखे। पहले क्या होता था, स्कूल के अंदर मैडम आई या टीचर आया, चुपचाप क्लास में बैठ जाओ, अगर किसी ने शोर मचाया तो उसको देख लूंगी, उसकी टांगे तोड़ दूंगी। ठीक है, एक क्या होता था वो जो क्लासरूम में मॉनिटर बना देते थे, सबसे बेकार मॉनिटर ही होता था क्लासरूम का। ठीक है, तो डिसिप्लिन बनाने के लिए मॉनिटर लगाया जाता था या खुद देख रेख करते थे। लेकिन आज की डेट के अंदर आप बच्चों को डर और अनुशासन देकर उसको कोई चीज नहीं सिखा सकते, समझा सकते। इनकी जगह बच्चों को आपको आनंददायक और संतोषप्रद चीजों से जोड़ना चाहिए। यानी जो क्लासरूम का वातावरण होना चाहिए वो अब आपका लोकतांत्रिक होना चाहिए, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट क्लासरूम का होना चाहिए, जहां पर कोई भी बच्चा हो वो अपने विचारों को फ्रीडमली, ठीक है, आराम से उनको व्यक्त कर सके। तो ऐसा क्लासरूम का वो आपका वातावरण होना चाहिए। ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। ये आपके सब पेडागोजी में काम आएंगे, जितनी चीज मैं आपको बता रहा हूं। अगला पॉइंट दिया हुआ है, बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह पर क्या माना जाए, महत्वपूर्ण माना जाए आपका सब जगह पर। ठीक है, देखिए मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं। मुझसे क्या होता है, एक एग्जाम के अंदर केवीएस का एग्जाम था, तो मैंने रिटन एग्जाम क्रैक कर लिया था, तो उसके बाद इंटरव्यू होता है, तो उसके अंदर मेरा इंटरव्यू था। अब वहां पर 4 पैनल के अंदर एक मैडम थी, उसने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि अगर बच्चे की नोजी आ रही है तो आप क्या काम करोगे। अब रियल में तो मतलब कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आदमी थोड़ा बहुत हिचकिचाता है। लेकिन पैनल में क्या जवाब देना है कि मैडम कुछ भी हो, मतलब बच्चे के लिए सब करने के लिए तैयार हो, अगर उसकी नोजी आएगी तो मैं साफ कर दूंगा। मतलब ऐसा अप्रोप्रिएट आंसर देना पड़ता है। जो चीज आप यहां पर पढ़ रहे हो वो आपके सीटेट में काम आएगी, पास कराएगी, इसके बाद जो मेन एग्जाम होते हैं वहां पर भी काम आएगी, और टीचर बनने के बाद भी आपके काम आएगी। ठीक है, तो आपको क्या मानना है, आपको बच्चों को चाहे स्कूल हो, घर हो, समुदाय, हर जगह उसको बड़ा महत्वपूर्ण मानना है। इसलिए तो हम लोग मैं उसको तैयार हो गया कि कोई बात नहीं, मैं उसकी नोजी साफ कर दूंगा। ठीक है, नाक को उसकी साफ कर दूंगा। तो ऐसा आपको अपनी थिंकिंग को क्रिएट करना पड़ेगा जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती। ठीक है, और जॉब मिलने के बाद भी अपना करना पड़ेगा। ठीक, उसके अलावा उसकी जो भाषा होती है, यानी जो मदर टंग होती है, 1 नंबर का यहां से कंफर्म करो, आना ही आना है आपके सीटेट के एग्जाम में। उसकी जो मदर टंग होती है और संस्कृति होती है उसको सम्मान देना है। देखिए ध्यान से सुनना, मेरी बड़ी बात, इसको बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता रहा हूं। जो बच्चे की जो मदर टंग होती है, जो मातृभाषा होती है, वो बड़ी ही क्या होती है, वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। वो क्या होती है, वो बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है, जो बच्चे की मातृभाषा होती है, और उसको हमेशा आपको एप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए, जिसमें बच्चा अपनी मातृभाषा में अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाए। जैसे मेरी मदर टंग हिंदी है, ठीक है, तो हिंदी है, अगर मान लीजिए मैं छोटा था जब, या कोई भी आप लोग जैसे छोटे थे, अगर हमें अपनी मातृभाषा में आंसर देने को ना कहा जाए, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने को ना कहा जाए, तो क्या होगा, हमारे अंदर हीन भावना आ जाती, छोटे बच्चे के अंदर हीन भावना आ जाती। क्यों? क्योंकि टीचर ने मना कराया, वो किसी और दूसरी भाषा का था। आपको हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि जो बच्चे की जो मदर टंग होती है, मातृभाषा होती है, उसको हमेशा महत्वपूर्ण मानना है, उसको सम्मान देना है, और उसको ज्यादा से ज्यादा अवसर देने हैं अपनी मातृभाषा में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, आपके सीटेट के एग्जाम में कंफर्म आना है मदर टंग से। दूसरा, जो बच्चे का जो कल्चर होता है, जो संस्कृति होती है, उसको भी सम्मान देना है। अब देखिए, टीचर चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता, उसको बच्चे की जो भी संस्कृति हो, चाहे बच्चे की कोई भी धर्म जाति कुछ भी हो, उसको सम्मान देना है। ये काम पहले होता था कि भाई फलाना टीचर इस धर्म का है, फलाना टीचर इस जाति का है, तो अपने ही वालों को फेवर करता था। लेकिन आज की डेट में ऐसा आपको नहीं करना, इसलिए तो आपको ये सब चीजें पढ़ाई जा रही है कि आप एक आदर्श शिक्षक के रूप में अपनी पहचान को स्थापित कर सको। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और मदर टंग वाला वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आपको क्या दिया है, सब क्लास पर ध्यान दो। ठीक है, एक बच्ची समझा रही है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दिया है आपका मल्टीलिंगुअल, बहुभाषिक। पहला पॉइंट एक और यहां क्लियर हो गया, एक तो मदर टंग का आपके एग्जाम में आना है, एक आपका बहुभाषिकता यानी मल्टीलिंगुअलिज्म से आना है। ये आपकी जो लैंग्वेज होती है वहां पर आपके क्वेश्चन 1-1 नंबर का जरूर आना है। देखिए मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषिकता क्या होती है, बहुभाषिकता का मतलब होता है एक ऐसी क्लासरूम जहां पर अलग अलग भाषाओं के बच्चे होते हैं। ठीक है, ये होती है बहुभाषिकता होती है। मान लीजिए इस कोई क्लासरूम के अंदर कोई हिंदी बोलने वाला बच्चा है, कोई उर्दू बोलने वाला बच्चा है, कोई तमिल बोलने वाला बच्चा है, कोई पंजाबी बोलने वाला बच्चा है, कोई XYZ कोई भी भाषा बोलने वाला बच्चा है। अब देखिए ध्यान से सुनना, जब अलग अलग भाषाओं के बच्चे एक क्लासरूम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, तो इससे क्या होगा, बच्चे के शब्द भंडार में वृद्धि होगी।
हिंदी वाला उर्दू वाले से कुछ जानेगा, पंजाबी वाला तमिल वाले से कुछ जानेगा, तो शब्द भंडार में वृद्धि होगी। दूसरा, नई भाषा को सीखने का अवसर भी मिलेगा, क्योंकि छोटा बच्चा अनुकरण करके बहुत जल्दी सीखता है। तीसरा क्या होगा, एक दूसरे के कल्चर का, संस्कृति का आदान प्रदान यहां पर होगा। तो इसीलिए एनसीएफ 2005, देखिए चाहे एनईपी 2020 हो, चाहे एनसीएफ 2005 हो, दोनों ने ही बच्चे की जो मदर टंग होती है, मातृभाषा होती है, और जो बहुभाषिकता होती है, दोनों को ही बड़ा महत्वपूर्ण माना है, और इनको एक संसाधन यानी कि एक रिसोर्स के रूप में मानना है। बहुत बार आपके सीटेट पता नहीं कितनी बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन कि बहुभाषिकता क्या होती है, एक संसाधन के रूप में आपको इसको मानना है। ठीक है, कभी भी आपको इसको प्रॉब्लम नहीं मानना। ठीक है, कभी भी आपको प्रॉब्लम यानी बाधक नहीं मानना, हमेशा इसको क्या मानना है, रिसोर्स यानी संसाधन के रूप में हेल्प करने वाला आपको मानना है। ये टॉपिक यहां पर क्लियर हुआ मल्टीलिंगुअलिज्म का, ये सभी आपके एनसीएफ के अंदर दिए हुए हैं। अब देखिए आगे पढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है कि कक्षा शिक्षण की थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला की वकालत करता है। एनसीएफ कहता है भाई जो आप स्कूल के अंदर बच्चों को एजुकेशन दे रहे हो, जो शिक्षा दे रहे हो, वो 3 भाषाओं में आपको देनी जरूरी है। ठीक है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इसी को कहा जाता है। कौन कौन सी 3 भाषा आपको देनी चाहिए? देखिए 2 तरीके के राज्य है, एक तो हो गए हिंदी भाषी क्षेत्र वाले राज्य जहां पर हिंदी बोली जाती है, जैसे दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, आपका पंजाब नहीं हो गया, ठीक है, इधर का हो गया आपका राजस्थान वगैरह का। ठीक है, तो यहां पर हिंदी ज्यादा बोली जाती है। एक होते हैं गैर हिंदी क्षेत्र वाले राज्य होते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ के जो राज्य हो गए। तो अगर हिंदी क्षेत्र भाषी क्षेत्र वाले राज्य है, चाहे गैर हिंदी क्षेत्र वाले राज्य है, ठीक है, तो जो पहली लैंग्वेज होगी वो पहली लैंग्वेज हमेशा बच्चे की मातृभाषा यानी कि बच्चे की मदर टंग होगी। ठीक है, और मातृभाषा कुछ भी हो सकती है बच्चे की, जैसे किसी की हिंदी हो सकती है, किसी की तमिल हो सकती है, किसी की XYZ कुछ भी हो सकती है। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला ये कहता है कि हमेशा आपको बच्चों को क्लासरूम में उसकी मातृभाषा में पहले शिक्षा देनी है, इसलिए मातृभाषा को सबसे महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, तो पहली शिक्षा मातृभाषा में देनी है। दूसरी शिक्षा अगर हिंदी क्षेत्र वाले राज्य है तो आपका इंग्लिश में देनी है, और उसके बाद कोई भी एक मॉडर्न लैंग्वेज यानी कि आधुनिक भाषा में आपको शिक्षा देनी है। गैर हिंदी क्षेत्र वाला है तो वहां पर पहली उसकी मातृभाषा हो जाएगी, दूसरी उसकी हिंदी हो जाएगी, और तीसरी आपकी इंग्लिश हो जाएगी। ठीक है, तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूले के अंदर आपको बच्चों को इन 3 भाषाओं में बच्चों को नॉलेज देनी है। ठीक, देखिए कितने सारे पॉइंट आपके यहां से क्लियर हो रहे हैं। मदर टंग क्लियर हुआ, मल्टीलिंगुअलिज्म यानी बहुभाषिकतावाद क्लियर हुआ, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला हुआ। इसलिए मैंने कहा था जो एनसीएफ होता है वो आपकी क्या होता है, पेडागोजी का बेस होता है। वो इसको अच्छे तरीके से कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। जैसे अगला भी पॉइंट ये दिया हुआ है कि इसमें भाषा के 4 कौशल यानी 4 लैंग्वेज स्किल्स की बात की गई है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। देखिए भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। चिंतन कौशल की बात हम नहीं करेंगे। ठीक, अब भाषा के कौशल मतलब भाषा को अभिव्यक्त कैसे किया जाता है। देखिए ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, एनसीएफ पढ़ा रहा हूं, तो मैं अपने विचारों को कैसे अभिव्यक्त कर रहा हूं, भाषा के कौन कौन से कौशल का यूज कर रहा हूं। एक तो मैं बोलकर कर रहा हूं, ठीक है, एक तो मैं बोल रहा हूं, और बोलने के साथ साथ मैं लिख भी रहा हूं। तो बोलना और लिखना ये क्या हो जाएंगे, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल। ये कौन से कौशल हो जाएंगे, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल, क्योंकि इसमें मैं अपने विचार को क्या कर रहा हूं, अभिव्यक्त कर रहा हूं, बोलकर कर रहा हूं और लिखकर कर रहा हूं। दूसरा, आप लोग मेरे विचारों को ग्रहण कैसे कर रहे हो। आप लोग ग्रहण कर रहे हो, आपने मोबाइल फोन के अंदर मेरी वीडियो देख रहे होंगे या कान में ईयरफोन लगाया हुआ होगा, तो आप लोग मेरे विचारों को सुन रहे हो। तो क्या काम कर रहे हो, मेरे विचारों को सुन रहे हो, और जो यहां पर सामने लिखा हुआ है उसे पढ़ रहे हो। तो सुनना और पढ़ना हो गया आपके ग्रहणात्मक कौशल, ये हो गए आपके गणनात्मक कौशल। ठीक है, तो भाषा के 4 कौशल की बात कही गई है जो कि खासकर आपके लैंग्वेज के अंदर आता है। यहां तक आपके जितने भी पॉइंट आई थिंक आपके क्लियर होंगे। चलिए आगे देखते हैं, आज आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। आगे दिया हुआ है आपका, ये फिर कमेंट बंद हो गए मेरे मोबाइल में क्यों हो जाते हैं बंद। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। आगे आपको दिया हुआ है कि किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए, यानी किसी भी प्रकार की जो इंफॉर्मेशन होती है उसको नॉलेज नहीं मानना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मैंने आप लोग को कह दिया, टाइमर लगा दिया कि भाई आज आपके एनसीएफ की क्लास होगी, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी और नॉर्मली आपको पढ़ा दिया, या सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, तो ये क्या है, नॉलेज होगी? नॉलेज नहीं होगी जब तक मैं आपको इसको डिटेल में नहीं समझाऊंगा, इसके सारे कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं करूंगा। इसलिए एनसीएफ कहता है कि जो कोई भी सूचना होती है उसको ज्ञान मानने से बचा जाए, और सूचना को ज्ञान में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, टीचर का काम होता है। इसलिए टीचर को एक फैसिलिटेटर के रूप में कहा गया है, सुगमकर्ता के रूप में कहा गया है। ठीक, ये चीज क्लियर हुई। अगला पॉइंट देखते हैं।
अगला पॉइंट दिया हुआ है कि बच्चों को दी जाने वाली जो शिक्षा है उसमें कैसे शिक्षण सूत्रों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी नोन टू अननोन की ओर। कैसे? देखिए, सबसे पहले बच्चों को वो चीजें पढ़ानी चाहिए जिसके बारे में बच्चा जानता है, और उसके बाद बच्चों को वो चीजें पढ़ानी चाहिए जिसके बारे में बच्चा नहीं जानता। ठीक है, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर पढ़ानी चाहिए। दूसरा, मूर्त से अमूर्त की ओर, सबसे पहले बच्चों को वो चीजें पढ़ानी चाहिए जिनको देख सकता है, पकड़ सकता है, छू सकता है, यानी कॉन्क्रीट चीजें दिखानी चाहिए, पढ़ानी चाहिए। और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट चीजों की ओर ले जानी चाहिए, यानी अमूर्त चीजों की ओर उसको ले जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे शिक्षण, एक और लिख लो इसमें, सरल से जटिल की ओर। सबसे पहले बच्चों को सरल चीजें पढ़ानी चाहिए, उसके बाद उसको जटिल चीजें पढ़ानी चाहिए। सबसे पहले बच्चों को जो उनका अनुभव वाली चीज है वो करानी चाहिए, उसके बाद तर्क वाली चीजें करानी चाहिए। मतलब कहने का है, सबसे पहले बच्चों को आसान चीजें करानी चाहिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके उसको एक हार्ड लेवल पर आपको लेकर जाना है। ठीक है, ये कुछ ऐसे सूत्र है जो आपको इस्तेमाल करने चाहिए। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। अगला पॉइंट दिया हुआ है पनिशमेंट और रिवॉर्ड। ध्यान से सुनना है, इस वर्ड को सीटेट के एग्जाम में भर भर कर आना है। ये जो आपका पनिशमेंट है, यानी कि जो आपका दंड है, यानी जो सजा है। देखिए, आप लोग हुए चाहे मैं भी हुआ, खूब भर भर के कूटा है हमारे टीचर ने हमारे स्कूल के टाइम में। ठीक है, भर भर के मुंह पे मार दिया, कान फाड़ दिया, हाथ फाड़ दिया डंडे मारकर, लेकिन कोई कहने सुनने वाला नहीं था। उस टाइम पर कोई सचिन सर होते, इनसे पढ़ा देते तो कुछ हमारे भी अधिकार हो जाते। लेकिन आज की डेट में आपको ध्यान रखना है, आपको बच्चों को कभी भी किसी भी तरीके का पनिशमेंट, किसी तरीके का दंड आपको नहीं देना है। न ही आपको कोई भी मौखिक रूप से दंड देना है, और न ही कोई आपका फिजिकली रूप से दंड देना है। जैसे कह देते थे ना पहले टीचर, तू तो गधा है, तेरे बच्चे की तो कुछ है नहीं, ये भी पनिशमेंट की कैटेगरी में काउंट होगा। आज की डेट के अंदर अगर आपने बच्चे की तरफ उंगली भी दिखा दी ना, तो आप सस्पेंड हो जाओगे, केस हो जाएगा आपके ऊपर। ठीक है, तो आपको बच्चों को ध्यान रखना है, किसी भी तरीके की पनिशमेंट आपको नहीं देनी है। ठीक है, और उसके अलावा बच्चों को जो रिवार्ड देना है, अब देखिए रिवार्ड के अंदर बड़ी कंफ्यूजन आती है। बच्चों को आपको रिवार्ड यानी पुरस्कार देनी चाहिए, लेकिन एक निश्चित अंतराल के ऊपर आपको देनी चाहिए। एक निश्चित अंतराल यानी एक किसी खास अचीवमेंट के ऊपर आपको बच्चों को रिवार्ड यानी पुरस्कार देना चाहिए। आप उसको शाबाशी दे सकते हो, पीठ थपथपा सकते हो, लेकिन एक निश्चित अंतराल पर। जैसे मान लीजिए आपका सीटेट पास हो जाए तो मैं आपको शाबाशी दूंगा कि वाह बहुत बढ़िया, आपका एग्जाम क्रैक हो गया। लेकिन मान लीजिए मैं डेली क्लास लेता हूं और जितने भी क्वेश्चन है उनका आप आंसर देते जा रहे हो, हर क्वेश्चन के आंसर देने के बाद मैं आपको शाबाशी दूंगा, तो वो घातक आपके लिए। तो इसलिए जो रिवार्ड होता है इनको सीमित किया जाए, इनको सीमित किया जाए, एक निश्चित अंतराल पर देना चाहिए, लेकिन हर बार नहीं देना चाहिए। ठीक है, और पनिशमेंट तो आपको बिल्कुल नहीं देनी, गार्ड बांध लेना बिल्कुल याद करके। ठीक है, सीटेट में आपका बहुत पूछा जाता है। अगला देखते, अगला क्या दिया हुआ है। अगला आपको दिया हुआ है कि सह शैक्षिक गतिविधियों में, देखिए दो तरीके की एक्टिविटीज होती है, एक होती है आपकी शैक्षिक गतिविधियां और दूसरी होती है आपकी सह शैक्षिक गतिविधियां। शैक्षिक गतिविधियां वही आपकी पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई, भाई आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने, ये तैयारी करनी है। और दूसरी होती है सह शैक्षिक गतिविधियां जो स्कूल के अंदर कराई जाती है। पढ़ाई के अलावा क्या क्या चीज कराई जाती है, गेम्स कराए जाते हैं, योगा कराए जाते हैं, और दुनिया भर के क्विज वगैरह कराए जाते हैं। तो जितनी भी सह शैक्षिक गतिविधियां होती है उसमें बच्चों के पेरेंट्स को भी जोड़ना चाहिए। आज की डेट के अंदर बच्चों के पेरेंट्स की बहुत भागीदारिता बन गई है। ठीक है, एजुकेशन के अंदर बच्चों के पेरेंट्स को तो ग्रुप भी बन गए हैं, इतना मतलब फोर्स करते हैं पेरेंट्स। तो एक चीज और, पेरेंट्स ने अगर बच्चों को स्कूल नहीं भेजा या बच्चों को शिक्षा से वंचित कर दिया और उसकी कंप्लेंट हो गई तो पेरेंट्स जेल में चले जाएंगे। ये बात आप लोग ध्यान रख लेना। ठीक है, तो बच्चे के हाथ में इतनी पावर आ गई, बस बेचारों को बताने वाला कोई नहीं है। तो जो भी एक्टिविटीज कराई जाए स्कूल के अंदर बच्चे के रिगार्डिंग, उसमें बच्चे के पेरेंट्स को भी जोड़ना चाहिए। ठीक है, और इनकी मीटिंग टाइम टू टाइम पर लेना चाहिए और बताना चाहिए कि भाई ये आपके बच्चे का फीडबैक है, ये है। देखिए जितनी बातें इन सब में कही हुई है ना, एक रियल एक्सपीरियंस आपको बताता हूं, ये सब कहने सुनने की बात है। ठीक है, कड़वी जरूर है, सिर्फ कहने सुनने की बात है, रियलिटी में कुछ नहीं होता। खासकर जैसे कुछ बड़े संगठन होते हैं, क्योंकि मैं कई संगठन में काम कर चुका हूं। ठीक है, कई जगह अपनी सेवाएं दे चुका हूं। तो कुछ बड़े संगठन होते हैं, सेंट्रल लेवल के होते हैं, चलो उसमें मान लेते हैं, मतलब ये चीजें इंप्लीमेंट कर जाती है। लेकिन छोटे लेवल पर कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं होता इन चीज के ऊपर। पेरेंट्स अपने छोटे छोटे बच्चों को काम पर लगाते हैं। प्राइमरी स्कूल का बच्चा जिसकी उम्र 6-7 साल है, बोझा ढोकर लाता है, ना उसको कहने वाला कोई है, ना उसको मतलब कुछ नहीं हो सकता। तो ये सब बातें जो अच्छी लगती है ना, ये सिर्फ यही अच्छी लगती है। लेकिन जब आप लोग जॉब मिल जाएगी आपको, धरातल पर आप लोग देखोगे, जब आपको रियलिटी पता चलेगी, मतलब कितना किताबों से हटकर है। लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है और एकदम सिस्टम को चेंज भी नहीं कर सकते। धीरे धीरे करके हमें सिस्टम को चेंज करना चाहिए। ठीक है, तो पहले आप टीचर बनिए, टीचर बनने के बाद इन चीजों को इंप्लीमेंट करिए। एक आदमी करेगा तो धीरे धीरे के सब करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वरना सैलरी तो आपको मिलेगी, जॉब लगती है आपकी कम से कम 50-60 हजार की सैलरी मिलेगी। ठीक, अगला पॉइंट आपको दिया हुआ है
कि विशाल पाठ्यक्रम यानी पाठ्यक्रम बहुत बड़े नहीं होने चाहिए और मोटी मोटी जो किताबें होती है वो शिक्षण प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। अब पहले तो ये वाली बात होती थी, बड़ी बड़ी किताबें बच्चों को पढ़ा दो, बड़ी बड़ी किताबें दे दो, मोटी दे दो, करिकुलम ऐसा बना दो जिसके अंदर बहुत सारी चीज हो, तो समझ लो बच्चा बहुत बड़ा विद्वान बन जाएगा। नहीं, आज की डेट में असफलता का प्रतीक है। आप बच्चों को किताब भी मत दो, आप बच्चों को चीजें ऐसे समझाओ, उसके रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाओ बच्चों को, ताकि बच्चा उसको भूल ही ना पाए। तो ये जो बड़ी बड़ी किताबें करिकुलम होती है, ये असफलता का प्रतीक होती है। इसलिए बच्चे की किताबें संदर्भात्मक, उसके संदर्भ के अकॉर्डिंग और बच्चे के जीवन के अनुभव से रिलेटेड होनी चाहिए, जो बच्चा डेली अपनी लाइफ में चीजें कनेक्ट करता है, देखता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ किताबों से संबंधित, पाठ्य पुस्तकों से संबंधित। अगला पॉइंट दिया हुआ है कि मानसिक स्तर, मेंटलिटी जो लेवल होता है और जो योग्यता होती है उसके अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे का लेवल तो इतना है और करिकुलम का लेवल दे दिया बढ़ाकर। ठीक है, तो ऐसा आपको करिकुलम नहीं बनाना, बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग आपको चीजें पढ़ानी है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला दिया है एनसीईआरटी 2005 का प्रमुख सूत्र है बिना भार के अधिगम, लर्निंग विदाउट बर्डन। ये तो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था जब प्रोफेसर यशपाल जी ने 1993 के अंदर अपनी कमेटी रिपोर्ट पेश की थी, तो उसका नाम था लर्निंग विदाउट बर्डन। मतलब बच्चों को आपके वेट को कम करना है, उसके स्कूल जो बैग का वजन है उसको भी कम करना है, उसको ज्यादा चीजें नहीं पढ़ानी, उसको चीजें वो पढ़ानी है जिसको बच्चा इजिली ग्रहण कर पाए, इजिली समझ पाए। ठीक है, तो वेट की क्वांटिटी को कम करना है, लेकिन उसकी नॉलेज को बढ़ाना है, उसको ज्यादा गेन करना है। ठीक, आगे देखते अगला क्या पॉइंट दिया हुआ है जी। ग्रहण कर रहे हो सचिन सर की जय। अच्छा भाई, आपके नोट्स बहुत बेस्ट है। ठीक है भाई, टेंशन मत लो आप लोग, सीटेट तो बहुत छोटा एग्जाम है। ठीक है, तो इसके लिए तो आप लोग बेफिक्र रहना। इसके लिए तो अगर आपको पास होना है ना अच्छे नंबर से, मेरे नोट्स ही करा देंगे, लेकिन मैं तो क्लास भी साथ के साथ दे रहा हूं। अब आप लोग सोच सकते हो कितने नंबर आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक, आगे देखते हैं। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित करना चाहिए। देखो हमारी सोसाइटी के अंदर ये ज्यादा होता है, हर कोई ज्ञान बांटने लग जाता है आज की डेट के अंदर। आपके घर के अंदर मिलेंगे, सोसाइटी में मिलेंगे, दोस्त यार मिलेंगे, यूट्यूब पर मिल जाओ, यहां पर भी मिलेंगे। ज्ञान बांटने वाले की कमी नहीं है, हर कोई मूल्य देता है, मूल्यों की शिक्षा देता रहेगा। आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा सबसे ज्यादा जो अनुकरण करता है, जो चीजें सीखता है, पता है किससे सीखता है? अपने टीचर से सीखता है। इसलिए टीचर को हमेशा अपना जो व्यवहार होता है ना, वो बड़ा एक आदर्श व्यवहार रखना चाहिए। अब क्लासरूम के अंदर तो टीचर बच्चों को नई नई नैतिक कहानियां पढ़ा रहा है, भगत सिंह के बारे में बता रहा है, महात्मा गांधी के बारे में बता रहा है, और दुनिया भर के क्या दे रहा है, उपदेश दे रहा है। लेकिन क्लास खत्म होने के बाद, स्कूल खत्म होने के बाद सिगरेट पी रहा है, तो क्या काम कर रहा है वो? तो वो वहां पर बच्चों को सही एनवायरनमेंट नहीं दे पा रहा है। ठीक है, तो उपदेश नहीं देनी चाहिए आज की डेट के अंदर, अच्छा एनवायरनमेंट देना चाहिए, और आपको भी अपना व्यवहार आदर्श रखना पड़ेगा एक टीचर के सामने। ठीक है, सॉरी, बच्चों के सामने। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या देवा है। पुस्तकालय यानी जो लाइब्रेरी होती है, उसमें बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर देना चाहिए। अब देखिए क्या होता था जब हम लोग लाइब्रेरी के अंदर जाते थे, आप लोग भी गए हो, आज तुम्हें हिस्ट्री की पढ़नी है, हमारे मैडम ने बोल दिया। आज तुम्हें ज्योग्राफी पढ़नी है, मैडम आज मेरा ये वाला मन है, नहीं आज तुम्हें ये नहीं पढ़नी। ठीक है, यही तो होता था ना हमारे साथ। लेकिन एनसीईआरटी 2005 कहता है कि भाई लाइब्रेरी के अंदर जाए बच्चा, चाहे कहीं भी जाए, बच्चा खुद अपनी चीजों को चुने और उसके बाद खुद सिलेक्शन ले कि भाई मुझे कौन सी चीज पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कुल मिला के सारी पावर बच्चे के हाथ में दे दी, A to Z पावर बच्चे के हाथ में दे दी। टीचर हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे शिक्षा मंत्री हो, एजुकेशन मिनिस्टर हो, सब बच्चे की तरफ चारों तरफ नाचेंगे। ठीक है, इतनी पावर बच्चे के अंदर है, और यही बच्चा सीटेट का एग्जाम पास करा देगा। अगला पॉइंट आपको दिया हुआ है कि शांति शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, और महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के कार्यक्रम आयोजित करनी चाहिए। देखिए हमारे देश के अंदर ये कड़वाई है, कड़वी सच्चाई है, महिलाओं का कहीं ना कहीं जो है अभी तक उस लेवल पर नहीं पहुंची जहां पर पुरुष वर्ग पहुंचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं बात होती है, महिला सशक्तिकरण की बात होती है कि भाई महिलाओं को भी उतने ही अधिकार देनी चाहिए जितने पुरुषों को मिले हैं, ताकि दोनों कंधे से कंधे मिलाकर अपना चीजें कर पाए। हालांकि आजकल इसका गलत यूज भी देखने को मिलता है, महिलाएं अपनी जो पावर होती है उसका गलत यूज करती है, लेकिन वो एक अपवाद है, वो हर कोई करने को मिलेगा। ठीक है, ऐसी महिलाओं के ऊपर वो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन रियलिटी में आपको महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना चाहिए। क्लासरूम के अंदर ही आपको हमेशा सबसे महत्वपूर्ण चीज जेंडर बाइस को खत्म करना चाहिए। सीटेट वालों का बड़ा फेवरेट आते ही आता एग्जाम में, कभी भी क्लास में जेंडर बाइस आपको देखने को नहीं मिलना चाहिए। जेंडर बाइस मतलब जहां मेल और फीमेल के अंदर इनइक्वलिटी की बात हो, असमानता की बात हो, ठीक है, वो होता है आपका जेंडर बाइस, होता है लैंगिक पूर्वाग्रह होता है। एक टीचर को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों इक्वल है,
दोनों को वरीयता देनी चाहिए, दोनों को प्राथमिकता देनी चाहिए। जैसा होता है ना कि जैसे मैंने आज ये पिंक कलर की टी शर्ट पहनी है, तो कोई अगर मुझसे कह दे अरे आज तो लड़कियों वाली मतलब टी शर्ट पहन कर आ गया, तो क्या पिंक कलर पर लड़कियों का अधिकार है? तो ये क्या हो गया, जेंडर स्टीरियोटाइप हो गया कि यानी एक जो प्रचलन चलता आ रहा है उसी को फॉलो करवा दिया कि भाई पिंक कलर का सिर्फ लड़कियां पहन सकती है। या जैसे कहते हैं लड़की मान लीजिए कहीं पर पर्वत पर चोटी पर चढ़ाई करना चाहती है तो उसको रोक दिया, नहीं ये तो आदमियों का काम है, तुम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे स्टेटमेंट से, ऐसी सोच से आपको बच्चों को बचाना है और दोनों को आपको हमेशा क्या मानना है, इक्वल मानना है, समान मानना है, और महिलाओं के प्रति आदर और जिम्मेदारी वाले कार्यक्रम भी रखने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे हमारे स्कूल के अंदर होता है 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गई। ठीक है, तो इस तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रम में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा देना चाहिए। देखिए ये सब आपके सीटेट में आए हुए हैं। अब 15 अगस्त 26 जनवरी का बेसिकली मतलब क्या होता है कि भाई मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए सब चीज कराई जाती है, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है एंटरटेनमेंट नहीं, सौंदर्य बोध पर आपको बताना चाहिए 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है, किस लिए मनाया जाता है, किन किन लोगों ने योगदान दिया था हमारे देश की आजादी के लिए, ये सब चीज आपको बतानी चाहिए। इसलिए सुंदर बोध पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके मनोरंजन पर। ठीक, अगला पॉइंट दिया हुआ है शिक्षकों को एकेडमिक संसाधन और इनोवेशन आदि समय पर पहुंचा जाए। ये आपकी जॉब लगने के बाद है ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसको बाद में देख सकते हो आप लोग, आगे देख सकते हैं। बहुत सारी ट्रेनिंग होगी आपकी, वो आपका बाद का काम है। अगला पॉइंट आपको दिया हुआ है जो कम्युनिटी होती है यानी जो समुदाय होता है उसको मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दे। बिल्कुल सही बात है भाई, मैं क्या हूं, मैं भी एक सोसाइटी का हिस्सा हूं, आपका जो टीचर है सोसाइटी का हिस्सा है, तो मैं भी क्या हूं, आपके लिए एक रिसोर्स का काम कर रहा हूं, मानवीय संसाधन का काम कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे आपको सीटेट का एग्जाम पास करना है। ठीक है, तो जो कम्युनिटी होती है, हमारा समुदाय होता है, उसको मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर देना चाहिए। ठीक, बालकों के चहुमुखी विकास यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट पर आधारित पाठ्यचर्या होनी चाहिए, जिसमें बच्चे का समग्र रूप से विकास हो सके, जिसमें बच्चे का शारीरिक विकास हो सके, मानसिक विकास हो सके, सामाजिक विकास हो सके, XYZ सभी विकास हो सके, तो बच्चे का समग्र रूप से ऑल राउंड डेवलपमेंट बच्चे का हो सके, इस पर आपका आधारित पाठ्यचर्या होना चाहिए। ठीक है, बच्चे का सर्वांगीण विकास आपको करना है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है। अगला पॉइंट सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण, इंक्लूसिव एजुकेशन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है भी, तैयार करना। देखिए एनसीएफ 2005 कहता है, ये आपने सीटेट में भी पढ़ा होगा, कि जो बच्चों को आपको एजुकेशन देनी है वो एजुकेशन देनी है आपको समावेशी एजुकेशन यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, जहां पर सभी बच्चों को समान रूप से समान शिक्षा दी जाती है बिना किसी भेदभाव के, चाहे बच्चे की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, ऐसी एजुकेशन बच्चों को आपको देनी है। ठीक है, आप लोग भी उसी का एग्जाम्पल हो इंक्लूसिव एजुकेशन का। कोई बच्चा गरीब है, कोई बच्चा अमीर है, कोई किसी वर्ग से आता है, कोई किसी वर्ग से आता है, डजेंट मैटर, मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता, आप लोग सब मेरे अपने हो। ठीक है, तो मैं क्या दे रहा हूं यहां पर, इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट कर रहा हूं। सेम उसी तरीके से आपको भी सभी बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन देनी है। ठीक है, सभी को समान शिक्षा आपको देनी है, चाहे बच्चा कैसा भी हो, दिव्यांग भी हो, कैसा भी हो। ठीक है, अब देखिए एनसीएफ के जो बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो मैंने आपके यहां पर करा दिए। अब कुछ ऐसे भी पॉइंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं जी। ठीक है व्हाट्सएप पे मिल जाएगा आपको, 2-3 घंटे बाद रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब देखिए बात करते हैं यहां पर एनसीएफ के अकॉर्डिंग मैथ्स के ऑब्जेक्टिव, यहां पर लिखे हैं गणित के उद्देश्य। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनना, अब ये पॉइंट कुछ मैंने अपनी तरफ से लिए हुए हैं, खासकर आपके एनसीएफ में दिए हुए हैं। अब जो आपका गणित होता है, मैथ्स होता है, ईवीएस होता है, सोशल साइंस होता है, साइंस होता है, उसमें क्या होता है आपके एनसीएफ के अकॉर्डिंग इनके उद्देश्य पूछे होते हैं। एक एक नंबर का जरूर आपके सभी पेपर में आएगा, चाहे प्रीवियस ईयर का कोई सा भी पेपर उठा लो। ईवीएस का क्या उद्देश्य है, मैथ्स का क्या उद्देश्य है, सोशल साइंस का, साइंस का क्या उद्देश्य है। तो देखिए जितने भी जो उद्देश्य पूछे जाते हैं, जितने चीजें मैंने आपको अभी तक बताई है उनसे लगभग सारे आपके क्लियर हो जाएंगे, लेकिन कुछ 1-2 पॉइंट मैंने और लिखे हुए, इनसे आपको क्लियरिटी हो जाएगी। सीटेट के एग्जाम में जो सबसे ज्यादा इनसे के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके मैथ्स के अंदर पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा मैथ्स में पूछे जाते हैं, बाकी सब्जेक्ट में भी आते हैं लेकिन इसमें कुछ ज्यादा पूछे जाते हैं। अब देखिए मैथ्स के क्या उद्देश्य होते हैं एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग, इनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। एनसीएफ कहता है कि प्राइमरी क्लास में यानी प्राथमिक स्तर में मैथ्स का जो नेचर है यानी मैथ्स की जो प्रकृति है वो एकीकृत होनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा इस चीज के ऊपर। एनसीएफ 2005 चाहे मैथ्स की प्रकृति हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट की प्रकृति हो, उसको इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत के रूप में मानता है। अब देखिए छोटा बच्चा होता है, आपने देखा है जैसे छोटे बच्चे की जो क्लास रहती है ईवीएस रहती है 3rd और
फोर्थ और फिफ्थ क्लास में बच्चों को ईवीएस पढ़ाई जाती है। ईवीएस के अंदर बच्चों को साइंस भी पढ़ाई जाती है, ईवीएस के अंदर बच्चों को पॉलिटी भी पढ़ाई जाती है, सब चीज ईवीएस के अंदर पढ़ा देता है, क्योंकि बच्चा सारी चीजों को एक साथ देखता है, समग्र रूप से देखता है, एकीकृत करके देखता है, इसलिए ईवीएस नाम दे दिया। आपने देखा ना, फिफ्थ क्लास तक ईवीएस होती है, उसके बाद सिक्स क्लास से उसके सब्जेक्ट शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बच्चा क्या काम करता है, एकीकृत करके पढ़ता है सभी चीजों को। उसी तरीके से मैथ्स को भी एकीकृत करके पढ़ता है, उसको नॉलेज नहीं है, इसको साइंस कहेंगे, इसको मैथ्स कहेंगे, इसको फलाना कहेंगे, वो सभी चीजों को एकीकृत करके पढ़ता है। एनसीईआरटी की किताब में क्लास थर्ड में ये वाली बात दी हुई है, जब नीचे लिखा हुआ है कि शिक्षकों के लिए निर्देश, एनसीईआरटी के नीचे लिखा हुआ है, तो उसमें ये वाली बात कही गई है कि जो ईवीएस की भी प्रकृति है वो कैसी है, वो एकीकृत प्रकृति यानी इंटीग्रेटेड प्रकृति है, सेम उसी तरीके से जैसे मैथ्स की प्रकृति है। बच्चा सभी चीजों को एकीकृत करके सीखता है। और उसके अलावा मैथ्स को दूसरे सब्जेक्ट के साथ एकीकृत करके पढ़ाना चाहिए। अब देखिए, मेरी बात देखिए, ध्यान से सुनना, सीटेट के एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का आपको भाषा का विकास करना है, ठीक है, या बच्चों को आप मैथ्स पढ़ा रहे हो, तो बच्चों को अगर मैथ्स पढ़ा रहे हो तो क्या उसके साथ उसकी बच्चे की भाषा का विकास नहीं होगा? अगर बच्चों को मैथ्स पढ़ाई जा रही है तो टीचर किस में बोल रहा है, अपनी भाषा में बोल रहा है, हिंदी में बोल रहा है, इंग्लिश के अंदर जिस भी भाषा में बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं भाषा भी का भी तो यूज हो रहा है। तो इसलिए मैथ्स को दूसरे सब्जेक्ट के साथ एकीकृत करके पढ़ाना चाहिए, वो तो ऑलरेडी अपने आप पढ़ाया जाता है। अगर ईवीएस के अंदर मान लीजिए आप पढ़ा रहे हो और बच्चों को रेटिंग स्केल बताना है, रेटिंग स्केल तो बता दिया 1 2 3 कोमर, 1 2 3 नंबर जो लाएगा वो पुअर, 4 5 जो लाएगा वो एवरेज, उसके बाद 6 7 8 9 10 लाएगा जो हाई वाला। तो यहां पर भी मैथ्स का यूज हो रहा है। तो चाहे भाषा की बात हो चाहे ईवीएस की बात हो, सभी जगह आपका मैथ्स का यूज हो रहा है, इसलिए मैथ्स को सभी सब्जेक्ट के साथ एकीकृत करके पढ़ाना चाहिए। ये क्वेश्चन सभी आपके एग्जाम में आए हुए हैं जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दिया हुआ है, एनसीएफ 2005 इस बात पर भी बल देता है कि जो स्कूल है वो गणित आधारित होना चाहिए, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को गणित में अर्थपूर्ण यानी मीनिंगफुल समस्याओं को सोल्व करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ठीक है। और उसके अलावा गणित में जो अमूर्त संकल्पनाएं होती है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको समझने के लिए मूर्त अनुभव भी उपलब्ध कराता है। अब देखिए, मैथ्स के अंदर बेसिकली हम क्या काम करते हैं, अमूर्त संकल्पनाओं को ज्यादा देखते हैं। अगर बच्चे से पूछ ले बेटा 2 + 2 कितने होते हैं, वो कहेगा समझ नहीं पाएगा, एकदम छोटा बच्चा, आप तो बता दोगे, ठीक है। अगर मैंने कहा बेटा एक ये 2 उंगली होगी, 2 उंगली होगी, दोनों को जोड़कर कितनी उंगली बनी, तो 4 उंगली बनी। तो इसलिए बच्चों को जो अमूर्त संकल्पनाएं समझाई जाती है उसके लिए उसको मूर्त अनुभव उपलब्ध कराया जाए। मान लीजिए बच्चों को आप रेक्टेंगल पढ़ा रहे हो और रेक्टेंगल के अंदर बच्चों से पूछ लिया जाए एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, तो अमूर्त संकल्पना हो गई। तो इसके लिए पहले आपको उसको एक एग्जांपल देने पड़ेंगे, मूर्त संकल्पनाएं देनी पड़ेगी जिनको बच्चा देख सकता है और अपना पकड़ भी सकता है, ठीक है। तो ये वाली बात आपके मैथ्स के संदर्भ में कही गई है। अब उसके अलावा देखिए, एनसीएफ जो है 5 विधियों पर जोर देता है। इसके बाद आपका वैसे साइंस, सोशल साइंस और ईवीएस का आना चाहिए था, ये थोड़ा उल्टा हो गया, ठीक। अब देखिए, एनसीएफ जो 5 विधियों पर जोर देता है, सबसे महत्वपूर्ण विधि और सबसे ज्यादा जो आपके एग्जाम में आती है वो आती है आपकी लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। यानी बच्चा जब चीजों को करके सीखता है, खुद अपने हाथों से सीखता है। लर्निंग बाय डूइंग सबसे बेहतरीन तरीका माना गया है सीखने का, ठीक है। इसमें बच्चा खुद अपने हाथों से चीजें करके सीखता है। और उसके अलावा निरीक्षण मेथड, इंस्पेक्शन मेथड के माध्यम से सीखता है, टेस्ट के माध्यम से सीखता है, कलेक्टिव रूप में सीखता है यानी एक साथ मिलकर जब वो सीखता है, और मिक्स मेथड सीखता है। सबसे महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखनी है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है एनसीएफ 2005 में, अब यहां पर टीचर का रोल आ गया। एनसीएफ 2005 में टीचर यानी शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है, अपितु एक ऐसा सुगम करता है जो सूचना को अर्थ में यानी कि अंडरस्टैंडिंग में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चे हेतु सहायक है। मतलब देखिए, यहां पर टीचर बच्चों को जो भी चीज पढ़ा रहा है, इनको जो भी ज्ञान दे रहा है, तो इस ज्ञान को क्या काम कर रहा है, वो इस जो अपनी नॉलेज दे रहा है, जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसको ज्ञान में कन्वर्ट कर रहा है। टीएलएम का यूज कर रहा है, अपने एग्जांपल्स का यूज कर रहा है, अपनी टेक्निक का यूज कर रहा है। इसलिए टीचर को एक फैसिलिटेटर माना गया है, एक सुगमकर्ता के रूप में माना गया है इसको, ठीक है। सुविधा दाता भी इसको बोला जाता है। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग टीचर को एक सुविधा दाता भी बोला जाता है। तो मैं भी आप लोगों के लिए क्या काम कर रहा हूं, मैं भी आप लोगों के लिए सुविधाएं दे रहा हूं ताकि आप लोगों का एग्जाम पास हो जाए, ठीक है। तो ये बात तो आपको ध्यान होगी कि इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कौन कन्वर्ट करता है, टीचर, इसलिए उसको सुविधा दाता माना गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग माध्यमिक स्तर पर यानी अपर प्राइमरी लेवल पर सोशल साइंस, साइंस और ईवीएस के प्राथमिक उद्देश्य। मैंने कहा ना, इन सभी में आपका एक एक नंबर का उद्देश्य जरूर पूछा जाता है, ठीक। अब इन उद्देश्य के ऊपर बात करते हैं। अब देखिए, बेसिकली ये मैंने सारे एक साथ इकट्ठे कर लिए।
जो आपके एग्जाम में, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो आपके एग्जाम में सीटेट में क्वेश्चन आता है और वहां पर पूछा जाता है, किसी का भी उद्देश्य आपसे पूछ लिया, तो आपको जितनी भी चीजें मैंने अभी तक शुरुआत में बताई है वही से आपके चीजें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपके जो कंसेप्ट है उन्हीं से क्लियर हो जाएगा। ये जैसे मैंने 2-3 पॉइंट और लिखे, इनसे आपको थोड़ी सी और क्लियरिटी हो जाएगी। तो उद्देश्य के अंदर आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा, लेकिन एक एक नंबर का आपके सभी सब्जेक्ट में आना है। जैसे इसमें दिया हुआ है कि राष्ट्र के समक्ष सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों की समझ विकसित कर सके। अब बच्चों को आप सोशल साइंस पढ़ा रहे हो, तो सोशल साइंस के अंदर जो राष्ट्र के समक्ष सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां, सामाजिक चुनौतियां क्या है, जैसे किसी ने कुछ भी कमेंट कर दिया किसी धर्म के ऊपर, तो एक धर्म वाला दूसरे के ऊपर करेगा, दूसरे वाला उसके ऊपर करेगा, तो दोनों बेवकूफ आपस में मिल गए और इनके आपस में लड़ने से क्या होता है, दंगे फैल जाते हैं। ठीक है, और जो बेचारे भोले भाले लोग हैं वो भी फंस जाते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या होगी, ये भी एक सामाजिक चुनौती है हमारे देश के सामने। ठीक है, ऐसे गधों से भी बचाना है भाई। कोई भी हो, किसी भी धर्म, जाति, अमीर गरीब कोई भी हो, किसी को किसी दूसरे पर टिप्पणी करने का कोई भी हक नहीं है। ठीक है, तो ये जो चुनौतियां आती है हमारे देश के सामने, इनसे हमको बचना है। ठीक, इसलिए भी तो हम पढ़ा रहे हैं सोशल साइंस को। और आर्थिक चुनौतियां आ रही है, इनकी भी समझ होनी चाहिए। जैसे जो हमारा रुपया है वो डॉलर के मुकाबले काफी गिरता जा रहा है, तो इसकी भी हमको नॉलेज होनी चाहिए। तेल के रेट जैसे बढ़ रहे हैं, तो देखिए सब चीजों की नॉलेज हमको होना जरूरी है, चाहे सामाजिक हो चाहे आर्थिक हो। ठीक है, इसलिए भी सोशल साइंस को पढ़ाया जाता है। उसके अलावा प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के परस्पर संबंध पर बल देते हुए वातावरण की समग्र समझ विकसित करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आप बच्चों को सोशल साइंस पढ़ा रहे हो, साइंस पढ़ा रहे हो, यूएस पढ़ा रहे हो, कुछ भी पढ़ा रहे हो, लेकिन बच्चे की जो सोच है ना वो विकसित होनी चाहिए। कैसे, अब मान लीजिए बच्चों को आप पेड़ के बारे में पढ़ा रहे हो, तो पेड़ के बारे में सभी जानकारी पढ़ा दो और ये भी बताओ कि पेड़ हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, वरना हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे, हम लोग मर जाएंगे। तो देखिए कितनी बच्चे की सोच जो है विकसित हो रही है। ठीक है, उसके अलावा साइंस के कंसेप्ट को जानने के लिए एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट को करना चाहिए। साइंस सबसे ज्यादा जब आती है जब आदमी खुद एक्टिविटीज करता है कोई, या फिर एक्सपेरिमेंट करता है। जैसे हम लोग थे तो हम कभी मतलब मैंने तो कभी नहीं किया, मैं तो जानवर से प्यार करता हूं। कभी मेंढक को पकड़कर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लिया, कभी लैब के अंदर जाके एक्सपेरिमेंट कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। साइंस आता भी तभी है जब एक्सपेरिमेंट होते हैं, ये भी इसकी एक खासियत है कि बिना एक्सपेरिमेंट के, एक्टिविटीज के साइंस आता भी नहीं है। ठीक है, तो ये इसको महत्वपूर्ण मानता है एनसीएफ। अगला है सुपरिचित अनुभव के आधार पर साइंस के कंसेप्ट को समझना। साइंस क्या, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है आपका, सुपरिचित अनुभव, जो मैंने आपको शुरुआत में कहा, जो बच्चा चीजें जिनको पहले से जानता है उनके अनुभव के आधार पर बच्चों को आगे की चीज पढ़ानी चाहिए। अगर मान लीजिए बच्चों को आप जानवर के बारे में पढ़ा रहे हो, तो ऐसे जानवर लो जो उसके बच्चे के चारों तरफ के परिवेश में आपको मिलते हो। ठीक है, तो ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको लिखे हैं, ये उद्देश्य से संबंधित क्वेश्चन आता है। तो फ्रेंड्स देखिए आज की वीडियो के अंदर एनसीएफ मैंने